आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से देखेंगे जो किस तरह के टॉपिक आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा थ्योरी का क्लास है। अगर आपने हमारा एमसीक्यू का क्लास नहीं देखा है तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके एमसीक्यू का भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम है। कंप्यूटर केवल मशीनरी भाषा बाइनरी डिजिट 0 या 1 ऑन या ऑफ समझ सकता है, जबकि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश तथा डाटा मानवीय भाषा ह्यूमन लैंग्वेज में होता है। अतः कंप्यूटर को इनपुट दिए जाने से पहले उसे मशीनी भाषा में बदलना जरूरी है। दूसरी तरफ कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम भी मशीनी भाषा में होता है, जिसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए मानवीय भाषा में बदलना पड़ता है। ठीक है, यह कार्य इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डाटा तथा निर्देश इनपुट डिवाइस के जरिए देता है। इनपुट डिवाइस इसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है। कीबोर्ड तथा माउस दो लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। ठीक है, डाटा प्रोसेस के बाद कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट डिवाइस के जरिए प्राप्त किया जाता है। आउटपुट डिवाइस मशीनी भाषा में प्राप्त परिणामों को मानवीय भाषा में बदलकर उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत करता है। मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस। चलिए इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं कुछ। यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। इस प्रकार वे यंत्र जिनके द्वारा डाटा व अनुदेश को कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर इनपुट डाटा टेक्स्ट, साउंड, चित्र, चलचित्र या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकता है। ठीक है, चलिए इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण है। ठीक है, ये सारे जो हैं इनपुट डिवाइस के वर्गीकरण है, इन सारे को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारे को आप लोग अच्छे से देख लेंगे जो इनपुट डिवाइस के वर्गीकरण में कौन कौन से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ प्रमुख जो हैं इनपुट डिवाइस हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन है, तो हमारा कीबोर्ड जो है वह इनपुट डिवाइस है। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी है, प्रकाशीय पेन भी है, स्कैनर भी है, बारकोड रीडर भी है, माइकर भी है, पंच कार्ड रीडर भी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आगे भी हैं, डिजिटल कैमरा हो गया, टच स्क्रीन हो गया, माइक हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर हो गया। ये सभी हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस के इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम लोग जान लें। इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ बाह्य युक्तियाँ यानी कि पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर यानी सीपीयू को चारों ओर से घेरे रहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस हैं जिन्हें तार या वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए कीबोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। जो कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फान्यूमेरिक डाटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। कीबोर्ड का प्रयोग माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, यही हमारा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है। ये जो आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं
ये हमारा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बारे में और विस्तार से हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजकल जो है 104 बटनों वाले QWERTY कीपैड का प्रयोग प्रचलन में है। ठीक है, इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया होता है। इसे QWERTY कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर पंक्ति के बाईं ओर 6 बटन QWERTY तथा Y के क्रम में होते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड के कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर को निर्धारित निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड को PS2 यानी कि प्लग्स स्टेशन 2 पोर्ट द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। ठीक है, आजकल कीबोर्ड को USB पोर्ट द्वारा भी कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है। वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम से भौतिक संपर्क बनाए बिना रेडियो तरंगों पर कार्य करता है तथा इसे ब्लूटूथ द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए कार्य और स्थिति के अनुसार कीबोर्ड को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जी हाँ, कार्य और स्थिति के अनुसार जो है कीबोर्ड को कई भागों में बांटा गया है। उसमें जो हमारा पहला है वह है मेन कीबोर्ड यानी कि मुख्य कीबोर्ड। चलिए इसके बारे में जानते हैं। या टाइपराइटर बटन। ठीक है, तो यह कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग में अंग्रेजी टाइपराइटर के समान व्यवस्थित होता है। इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर A to Z, अंक 0 से 9 तथा कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं। इसे अक्षर बटन, अल्फ़ाबेट की तथा संख्यात्मक बटन यानी कि न्यूमेरिक की भी कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग जो है कंप्यूटर में अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा डालने के लिए तथा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किया जाता है। मुख्य कीबोर्ड में कुछ विराम चिन्ह यानी कि कुछ जो है इसमें विराम चिन्ह भी होते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा है फंक्शन। फंक्शन के बारे में जानते हैं। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से F1 से ठीक है F12 तक अंकित बटन होते हैं। सॉरी, यहाँ F2 प्रेस हो गया है, ये F12 होगा। इनका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। वास्तव में ये एक पूरे आदेश के बराबर होते हैं जिनकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। इसमें समय की बचत होती है। ठीक है, ये जो है हमारा ऊपर में यही हमारा फंक्शन की है। ठीक है, ये हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं शॉर्टकट के रूप में इन सारे बटनों का। ठीक है, जिससे हमारा समय काफ़ी बचता है। यही है सारे बटन। ठीक है, जो कि फंक्शन बटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संख्यात्मक कीपैड देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड। तो कीबोर्ड की दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटनों को संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है। इनका प्रयोग संख्यात्मक डाटा को तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है। इनमें 0 से 9 तक दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के साथ न्यूमेरिकल लॉक तथा इंटर बटन होते हैं। ध्यान रहे कि 0 से 9 तक की संख्याओं के बटन मुख्य कीबोर्ड पर ही होते हैं तथा दोनों, ठीक है, दोनों का जो है समान परिणाम होता है। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड के कुछ बटन 2 कार्य करते हैं। इन बटनों का प्रयोग कीबोर्ड द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस के विकल्प के रूप में किया जाता है। ठीक है, अतः इन्हें कर्सर कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर गेम को नियंत्रित करने में किया जाता है। यदि नम लॉक बटन ऑन है तो न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग संख्याओं को टाइप करने के लिए होता है। यदि नम लॉक बटन ऑफ है तो इन बटनों का प्रयोग एरो की तथा इंड, होम, पेज डाउन, इंसर्ट तथा डिलीट फंक्शन के लिए किया जाता है। नम लॉक बटन ऑफ होने पर इनमें संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती। किसी किसी कीबोर्ड में नम लॉक ऑन होने पर एक हरी बत्ती भी जलने लगती है। ठीक है,
चलिए हमारा अगला है कर्सर मूवमेंट बटन। ठीक है, तो कीबोर्ड के दाएं निचले भाग में तीर के निशान वाले 4 बटन होते हैं जिनसे कर्सर को दाएं बाएं ऊपर तथा नीचे ले जाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एरो बटन, ठीक है, कहते हैं। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं या दाएं या एक लाइन ऊपर या नीचे हो जाता है। इसे नेविगेशन की भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर कर्सर कंट्रोल के लिए 4 बटन और होते हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला जो है वह है होम। तो कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने के लिए, यानी कर्सर को जो है पेज के लाइन के शुरू में ले जाता है यह हमें होम। ठीक है, होम तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान होम बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के आरंभ में पहुंच जाता है। ठीक है, इंड कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। ठीक है, इंड तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान इंड बटन दबाने पर कर्सर उस वेब के अंत में पहुंच जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो है बटन वह है पेज अप। कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाने के लिए हम लोग पेज अप बटन का यूज करते हैं। पेज डाउन, तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज में ले जाने के लिए हम लोग पेज डाउन बटन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मॉडिफायर बटन के बारे में हम लोग जानते हैं। जो मॉडिफायर की होता क्या है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर बना कोई बटन या बटनों का समूह जिसके प्रयोग से किसी अन्य बटन से होने वाले कार्य में परिवर्तन हो जाता है, मॉडिफायर बटन कहलाता है। ठीक है, मॉडिफायर बटन स्वयं कोई कार्य नहीं करता परंतु दूसरे बटनों के कार्यों में बदलाव करता है। मॉडिफायर बटन का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट अल्ट कंट्रोल और विंडो जो है वो मॉडिफायर बटन है। ठीक है, ये 4 बटन जो है शिफ्ट अल्ट कंट्रोल और विंडो, ये चारों मॉडिफायर बटन हैं। प्रश्न भी आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है जो मॉडिफायर बटन कौन कौन है। ठीक है, तो ये चारों जो हैं ये मॉडिफायर बटन है, यहीं से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। सुविधा के लिए कीबोर्ड पर शॉर्ट शिफ्ट अल्ट कंट्रोल तथा विंडोज की के 2 बटन बनाए जाते हैं जो मुख्य कीबोर्ड के दोनों छोरों पर स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT, ठीक है, जिसको हम लोग VDT भी बोलते हैं या मात्र टर्मिनल कहलाते हैं। टर्मिनल का अर्थ है वह स्थान जहां संचार पथ का अंत हो जाता हो, यहाँ यानी टर्मिनल का अर्थ हो जाता है जहां कोई भी जो संचार पथ है वह टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है स्पेशल पर्पस बटन। तो कंप्यूटर कीबोर्ड के कुछ बटन किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें स्पेशल पर्पस बटन कहा जाता है। कुछ स्पेशल पर्पस बटन और उनके कार्य इस प्रकार है। ठीक है, पहला जो है उसमें वो है हमारा नम लॉक की, यानी न्यूमेरिक लॉक बटन। ठीक है, तो इसका प्रयोग संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। नम लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर एक हरी बत्ती जलती है तथा संख्यात्मक कीपैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं टाइप करते हैं। नम लॉक ऑफ होने पर ये बटन नीचे लिखे कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो है वह है कैप्स लॉक बटन। ठीक है, कैप्स लॉक की, इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर, लोअर केस या बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर या अपर केस में किया जाता है। ठीक है, चलिए ये जो हमारा फिगर है ये आप लोग अच्छे से इस फिगर को समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक बटन दबाने पर ऊपर दाईं ओर एक बत्ती जलती है तथा कीबोर्ड से संबंधित बटनों का वर्णमाला को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कैप्स लॉक बटन दूसरी बार दबाने पर बत्ती बुझ जाती है तथा वर्णमाला के छोटे अक्षरों पर टाइप किया जा सकता है। कैप्स लॉक तथा नमलॉक बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं। जी हाँ, कैप्स लॉक बटन और नमलॉक बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इनका फंक्शन उल्टा यानी कि रिवर्स हो जाता है। ठीक है। शिफ्ट बटन के बारे में हम लोग जानते हैं। इस संयोजक बटन यानी कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। जी हाँ, शिफ्ट बटन को हम लोग कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, क्योंकि इसके उपयोग और बटन के साथ किया जाता है। किसी बटन पर दो चिन्ह रहने पर शिफ्ट बटन के साथ उस बटन को दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप हो जाता है। ठीक है। उस बटन को अकेले दबाने पर नीचे लिखा चिन्ह आता है। ठीक है। अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होते हैं। अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला के बटन दबाने पर बड़े अक्षर टाइप होते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग टैब बटन के बारे में अब जानते हैं। तो टैब बटन जो है वह कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय की जा सकती है तक कूदाते हुए ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी चार्ट, टेबल या एक्सेल प्रोग्राम में एक खाने से दूसरे खाने तक जाने के लिए भी टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन से वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ को इंडेंट भी किया जा सकता है। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। ठीक है। तो यह था हमारा टैब बटन। चलिए अब हम लोग जानते हैं रिटर्न या इंटर बटन के बारे में। ठीक है। तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए इंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया पैराग्राफ या लाइन आरंभ करने का कार्य जो है भी इसमें किया जाता है। कभी कभी कीबोर्ड में इंटर बटन को पहचान के लिए एक विशेष आकार प्रदान किया जाता है। ठीक है। चलिए एस्केप बटन के बारे में हम लोग जानते हैं। जो एस्केप बटन क्या होता है, एस्केप की, ठीक है, इसको आप लोगों ने कीबोर्ड में सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में देखा होगा, ESC भी लिखा रहता है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इस बटन का प्रयोग पिछले कार्य को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम के बाहर जाने के लिए होता है। ठीक है। चलिए बैक स्पेस के बारे में जानते हैं। जो बैक स्पेस की क्या होता है, तो इसके प्रयोग से कर्सर के ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाया जाता है। इसका प्रयोग टाइपिंग के समय गलतियां ठीक करने में किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है डिलीट बटन, जिसको हम लोग कीबोर्ड में डेल बटन DEL भी लिखा रहता है। ठीक है। चलिए इसे समझते हैं। इसका प्रयोग कर्सर से के ठीक दाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाने में किया जाता है। इससे कर्सर के बाद के सभी डाटा एक साथ बाईं ओर खिसक जाते हैं। इससे चयनित शब्द, लाइन, पैराग्राफ, पेज या फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है। ठीक है, डेल बटन से। चलिए प्रिंट स्क्रीन बटन देखते हैं। जो प्रिंट स्क्रीन बटन क्या होता है, तो इसमें स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है उसे प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट स्क्रीन बटन कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो क्लिप बोर्ड में संग्रहित कर लेता है, जिसे बाद में किसी अन्य प्रोग्राम में पेस्ट या एडिट किया जा सकता है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है स्क्रॉल लॉक बटन। ठीक है। तो इस बटन को दबाने से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। सूचना को फिर से शुरू करने के लिए यही बटन दोबारा दबाना पड़ता है। ठीक है। पॉज बटन, तो पॉज बटन का कार्य जो है स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही है। ठीक है। किसी भी दूसरे बटन को दबाने पर सूचना पुनः आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है इंसर्शन बटन, यानी कि इंसर्ट की। तो इसका प्रयोग पहले से संग्रहित डाटा पर
ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट बटन दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाने पर कर्सर के ठीक बाद स्थित अंक या अक्षर मिट जाता है तथा उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप हो जाता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल बटन। ठीक है। तो इन तीनों का यूज देखते हैं। तो इन तीनों बटनों को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। ठीक है। ऑल्ट, कंट्रोल और डेल बटन प्रेस करने पर तीनों को एक साथ कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है वह बंद हो जाता है तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य बटन के आदेश का पालन नहीं करता। इन बटनों का प्रयोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। इसे रीसेट भी कहते हैं। ठीक है। स्टिक की। ठीक है। स्टिक बटन देखते हैं। वे उपयोगकर्ता जो 2 या अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं, उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपयोगकर्ता मॉडिफायर की कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है या विंडोज़ की को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकता है जब तक दूसरा बटन न दबा दिया जाए। स्टिक की सुविधा को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार दबाते हैं। इसे बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन एक साथ दबाते हैं। ठीक है। चलिए स्पेस बार देखते हैं, स्पेस बार का क्या काम है। तो यह कीबोर्ड की सबसे निचली पंक्ति के बीच में स्थित सबसे लंबा बटन है। सामान्यतः इसका प्रयोग टाइप करते समय अक्षरों तथा अंकों के बीच खाली स्थान यानी स्पेस डालने तथा कर्सर को एक स्थान दाईं ओर खिसकाने के लिए किया जाता है। इसे इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों हाथों से टाइप करते समय किसी भी हाथ के अंगूठे से इसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है। मॉडिफायर की के साथ इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। वीडियो गेम में भी इसे एक मुख्य बटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या आप जानते हैं? कर्सर कंप्यूटर, ठीक है, कर्सर कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली सीधी खड़ी रेखा है यानी वर्टिकल लाइन है जो स्क्रीन पर आती जाती यानी ब्लिंक करता रहता है। कीबोर्ड द्वारा टाइप होने वाला अगला कैरेक्टर कर्सर के स्थान पर ही प्रदर्शित होता है। ठीक है। कर्सर को माउस द्वारा या कीबोर्ड पर स्थित कर्सर मूवमेंट बटन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है। वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है। तो वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी। वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें कीबोर्ड का प्रतिबिंब किसी सतह का उतारा यानी कि प्रोजेक्शन जाता है। ठीक है। यानी कि उतारा जाता है उसको। सतह पर बने कीबोर्ड के आभासी चित्र में किसी बटन को छूकर कंप्यूटर में डाटा या निर्देश डाला जा सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड में कोई मशीनी पुर्जा नहीं होता, अतः इसमें टूट फूट की संभावना नहीं होती तथा साफ सफाई की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है। जिसमें कीबोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाई देता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को माउस या टच स्क्रीन या किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से प्रयोग में लाया जाता है। यह वर्चुअल कीबोर्ड का ही एक रूप है। आजकल टैबलेट तथा स्मार्टफोन में डाटा डालने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रचलन बढ़ रहा है। ठीक है। चलिए माउस के बारे में जानेंगे हम लोग, जो माउस होता क्या है और इसके बारे में और भी सारा चीज़ जानेंगे। ठीक है। तो यह सर्वाधिक प्रयोग होने वाला एक इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट, ठीक ना, ने 1964 में किया था। ठीक है। तो प्रश्न आपके एग्जाम में इसी तरह का पूछ सकता है, जो माउस का आविष्कार किसने किया था और कब किया था। ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताना होगा माउस का आविष्कार जो है डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट ने 1964 में किया था। ठीक है।
माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग किसी कमांड या डायलॉग बॉक्स या आइकन को सिलेक्ट करने या उससे संबंधित कार्य को, ठीक है, या उससे संबंधित कार्य को जो है क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है। माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या USB पोर्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा माउस का फिगर है, ठीक ना, ऐसा ही हमारा माउस रहता है, ठीक है। ये हमारे माउस हैं, ठीक है। चलिए और जानते हैं आगे। माउस में जो है, ठीक है, 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दायां बायां और मध्य बटन यानी राइट लेफ्ट एंड सेंटर बटन कहते हैं। माउस बटन वास्तव में माइक्रो स्विच है जिन्हें दबाकर कंप्यूटर को वांछित संदेश प्रेषित किए जाते हैं। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है। किसी समतल सतह जैसे माउस पैड पर माउस को हिलाने पर बॉल घूमता है, ठीक है, तथा इसकी गति और दिशा मॉनिटर पर माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। माउस पॉइंटर का आकार माउस द्वारा किए जा रहे कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस प्रॉपर्टीज में परिवर्तन कर बाएं व दाएं बटन के कार्यों में अदला बदली की जा सकती है, ठीक है। इसे बाएं हाथ से काम करने वालों की सुविधा के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसी माउस के 3 बटन इस प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। जो कोई भी माउस जो होता है उसका बटन 3 प्रकार का हो सकता है। चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो है लेफ़्ट बटन यानी बायां बटन, तो यह माउस के बायां ओर स्थित रहता है। इसमें क्लिक, डबल क्लिक, पॉइंट या ड्रैग का काम लिया जाता है। दायां बटन यानी कि राइट बटन, यह माउस की दाईं ओर स्थित होता है। यह सॉफ्टवेयर के अनुसार कुछ विशेष कार्यों जैसे डायलॉग बॉक्स या मेनू बॉक्स खोलने, प्रॉपर्टीज देखने आदि के लिए किया जाता है। मध्य बटन यानी कि सेंटर बटन, तो इसे स्क्रॉल बटन भी कहा जाता है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। आधुनिक माउस के बीच वाले बटन को एक व्हील में बदल दिया जाता है जिसे घुमाकर डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जाता है, ठीक है। चलिए माउस के कार्य हम लोग जानेंगे। फंक्शन ऑफ माउस, ठीक है। तो माउस द्वारा अनेकों कार्य किए जाते हैं। चलिए उसमें से कुछ कार्य को हम लोग जानते हैं। पॉइंट और सिलेक्ट करना, ठीक है। तो माउस जो है पॉइंटर को किसी आइकन के ऊपर ले जाने से यदि माउस पॉइंटर हाथ के आकार का हो जाए तो इसे पॉइंट कहा जाता है। साथ ही पॉइंट किए गए ऑब्जेक्ट का संक्षिप्त विवरण भी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो सकता है, ठीक है। माउस का प्रयोग किसी आइकन, टेक्स्ट, इमेज को सेलेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। सेलेक्ट किए गए आइकन, टेक्स्ट या इमेज के रंग में तात्कालिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को हम कॉपी कट या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो है वह है क्लिक, ठीक है। तो इसे सिंगल क्लिक या लेफ़्ट क्लिक भी कहा जाता है। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्लिक कहलाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट या आइकन को पॉइंट कर उसे सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। डबल क्लिक, तो माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाकर छोड़ना डबल क्लिक कहलाता है, ठीक है। डबल क्लिक का प्रयोग किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलने या किसी प्रोग्राम को एक्टिवेट या स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक, ठीक है। तो माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना राइट क्लिक कहलाता है, ठीक है। राइट क्लिक कर्सर की स्थिति के अनुसार उस ऑब्जेक्ट से संबंधित ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित करता है। मेन्यू संबंधित विकल्पों का समूह है जिसमें से विकल्पों का चयन लेफ्ट क्लिक द्वारा किया जा सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की
प्रॉपर्टीज जानने के लिए राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रैग और ड्रॉप, अभी हम लोग जानेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप बटन के बारे में। तो किसी ऑब्जेक्ट के आइकन पर माउस पॉइंट को ले जाने पर लेफ्ट वाला बटन दबाना तथा लेफ्ट बटन दबाए रखकर माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ड्रैग कहलाता है। ठीक है, और इससे ऑब्जेक्ट का आइकन जो है, ऑब्जेक्ट का आइकन भी साथ साथ चलता है। अब माउस पॉइंटर को वांछित स्थान या फाइल आइकन पर ले जाकर लेफ्ट बटन छोड़ देना ड्रॉप कहलाता है। माउस के इस ड्रैग और ड्रॉप विकल्प का प्रयोग किसी आइकन, चित्र, अक्षर, फाइल, फोल्डर को कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या कंप्यूटर मेमोरी में एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, माउस का प्रयोग। ठीक है, तो पेंट प्रोग्राम में, ठीक है, पेंट प्रोग्राम में कलम या ब्रश की तरह भी हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं एक रोचक तत्व है? ठीक है, चलिए इसको जानते हैं। डबल क्लिक में माउस बटन को एक निश्चित समय अंतराल के भीतर 2 बार दबाना पड़ता है। यदि 2 क्लिक के बीच का अंतर कंप्यूटर पर सेट किए गए समय अंतराल यानी टाइम पीरियड से ज़्यादा है तो कंप्यूटर इसे 2 सिंगल क्लिक की तरह पढ़ता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा 2 सिंगल क्लिक में के बीच के समय अंतराल को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल माउस के बारे में जानते हैं। तो ऑप्टिकल माउस प्रकाश तरंगों के परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। इसमें सतह पर घूमने, ठीक है, सतह पर घूमने वाला रबर बॉल नहीं होता। एलईडी, ठीक है, या लेज़र डायोड द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगें सतह से परावर्तित होती है जिन्हें फोटो डायोड सेंसर द्वारा पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल माउस के लिए किसी विशेष सतह या माउस पैड की ज़रूरत नहीं होती। इसे किसी भी अपारदर्शी सतह पर रखकर प्रयोग किया जा सकता है। मैकेनिकल बॉल न होने के कारण इसमें टूट फूट की संभावना कम होती है। ठीक है, बेतार कीबोर्ड, ठीक है, बेतार कीबोर्ड माउस, वायरलेस कीबोर्ड माउस। ठीक है, सामान्यतः कीबोर्ड तथा माउस को तार के जरिए कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है, परंतु वर्तमान में बेतार कीबोर्ड तथा माउस का प्रचलन बढ़ रहा है। इसमें कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो तरंगों, ठीक है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी या इंफ्रारेड रेज या ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए होता है। ठीक है, यही हमारा बेतार माउस है। ठीक है, इस सब में तार नहीं लगा रहता है। ठीक है, बगैर तार का ये सब काम करता है। बेतार कीबोर्ड या माउस में एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर कीबोर्ड या माउस के भीतर होता है जबकि रिसीवर यूएसबी पोर्ट द्वारा कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। ट्रांसमीटर कीबोर्ड या माउस द्वारा उत्पन्न, ठीक है, माउस द्वारा उत्पन्न संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलकर रिसीवर तक भेजता है जो उसे पुनः संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को दे देता है। बेतार कीबोर्ड या माउस 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों पर काम करता रहता है। ठीक है, इसे कीबोर्ड या माउस में लगे बैटरी द्वारा ऊर्जा दी जाती है। टच पैड, यह लैपटॉप तथा नोटबुक कंप्यूटर में बना एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग माउस की जगह किया जाता है। टच पैड के ऊपर उंगली को घुमाकर माउस पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसके ऊपर बटन होते हैं जो लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक का काम करते हैं। ठीक है, ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं यही बॉल लगा रहता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ठीक है, ट्रैक बॉल का प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर में माउस के स्थान पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यही हमारा जो है
ट्रैक बॉल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए जॉयस्टिक तो सब लोग जानते होंगे क्योंकि इससे गेम भी खेले हैं बहुत सारे लोग। तो चलिए जॉयस्टिक के बारे में हम लोग जानते हैं। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। छड़ी के ऊपर एक क्लिक बटन होता है जिसके द्वारा किसी आइकन या टेक्स्ट आदि का चयन किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर प्रशिक्षण, ठीक है, रोबोट कंट्रोल आदि में किया जाता है। यह वीडियो गेम खेलना आसान और काफ़ी मज़ेदार बनाता है। ठीक है, चलिए प्रकाशीय पेन के बारे में हम लोग जानते हैं। जो प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन होता क्या है, ये जो हमारा दिख रहा है यही लाइट पेन है। ठीक है, तो यह पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या बारकोड को पढ़ने में किया जाता है। प्रकाशीय पेन में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। स्टाइल्स भी पेन के आकार का एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, जिसका प्रयोग टच स्क्रीन सुविधा वाले हैंड हेल्ड डिवाइस में इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए स्कैनर के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा पिक्चर दिख रहा है ये स्कैनर है। ठीक है, इसमें रख के हम लोग स्कैन करते हैं। इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखाचित्र को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। स्कैनर कागज़ पर बने डॉक्यूमेंट पर प्रकाश पुंज यानी लाइट बीम डालता है तथा परिवर्तित प्रकाश की तीव्रता के आधार पर डॉक्यूमेंट को डिजिटल डाटा में बदलता है। स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिटमैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लंबे समय तक संरक्षित रखने में किया जा सकता है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर इस डॉक्यूमेंट को एडिट, प्रिंट भी किया जा सकता है। चलिए बार कोड के बारे में हम लोग जानेंगे। जो बारकोड रीडर होता क्या है, तो अधिकतर आप लोगों ने किसी भी प्रोडक्ट पे जो भी आप लोग मार्केट से सामान लेते हैं तो उसमें इस तरह का एक कोड होता है। ठीक है, इस तरह का एक कोड होता है जो कि हमारा बारकोड रीडर होता है और ये हमारा रीड करने वाला होता है। ये जो कोड है ये इसको रीड कर लेता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो बार कोड विभिन्न चौड़ाई के ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल काली पट्टियाँ होती है। उनकी चौड़ाई और दो पट्टियों के बीच की दूरी के हिसाब से उनमें सूचनाएं निहित रहती है। इन सूचनाओं को बार कोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद, वस्तु के प्रकार आदि का पता लगाया जा सकता है। बार कोड का आविष्कार 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया था, पर इसे प्रचारित करने का श्रेय एलन हैबरमैन को जाता है। ठीक है, भारत में वर्ष 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स ने सभी उत्पादों पर बार कोड का प्रयोग जरूरी कर दिया। बार कोड रीडर लेज़र बीम का प्रयोग करता है तथा परावर्तित किरणों के द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डालता है। आजकल बार कोड का प्रयोग बैंक व पोस्ट ऑफिस में भी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्या आप जानते हैं यूपीसी, ठीक है, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसका प्रयोग अमेरिका के सुपर स्टोर में उत्पादों पर नज़र रखने के लिए किया गया, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बारकोड है। इसमें 10 लाइनें होती है जिसमें प्रथम 5 उत्पादक, ठीक है, और तथा आपूर्तिकर्ता तथा अंतिम 5 उत्पाद की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बारकोड रीडर। चलिए माइकर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो आखिर माइकर होता क्या है, तो माइकर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही यानी आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक ड्राफ्ट में किया जा रहा है। इसमें कम समय और बड़ी मात्रा में चेक ड्राफ्ट का भुगतान करने और
नकल रोकने में मदद मिलेगी। माइकर कोड में 0 और 9 तक संख्याओं और 4 चिन्हों कुल 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल मार्क रीडर हम लोग देखते हैं। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर किसे कहते हैं? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है, जिसे हम लोग OMR शीट भी बोलते हैं, OMR, ठीक है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हम लोग को रंगना पड़ता है, छोटे छोटे खाने में बने होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग OMR शीट बोलते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के संकेतों चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग बनाता है। ठीक है, आजकल वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा पेन या पेंसिल के निशान से परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। ठीक है, वेब डिजिटल कैमरा के बारे में हम लोग जानेंगे। जो वेब डिजिटल कैमरा क्या होता है? तो हमारा ये जो है कैमरा, ये वेब डिजिटल कैमरा है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यह एक सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड जो है प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। इसे वेब कैम भी कहा जाता है। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वीडियो वेब ब्रॉडकास्ट आदि में किया जाता है। ठीक है, टच स्क्रीन। चलिए टच स्क्रीन के बारे में हम लोग जानते हैं। जो ये होता क्या है? तो टच स्क्रीन जो है यह एक आसान इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को छूकर निर्देश दिए जा सकते हैं तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जा सकता है। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें स्क्रीन की सतह पर घूमती रहती है। जब अंगुली से प्रदर्शित विकल्पों को छूते हैं तो किरणों की गति प्रभावित होती है तथा उसकी स्थिति रिकॉर्ड कर ली जाती है। ठीक है, स्थिति के अनुसार कंप्यूटर चिन्हित विकल्प को क्रियान्वित करता है। ठीक है, टच स्क्रीन का उपयोग जो है बैंकों में, ATM, ठीक है, तथा सार्वजनिक सूचना केंद्र, ठीक है, में किया जा रहा है। स्मार्टफोन तथा टैबलेट कंप्यूटर में भी टच स्क्रीन का उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, माइक, ठीक है, ये जो देख रहे हैं यह माइक है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो माइक होता क्या है। ठीक है, तो माइक या माइक्रोफोन जो है, ठीक है, माइक या माइक्रोफोन जो है एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जिसके द्वारा किसी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। ठीक है, माइक ध्वनि तरंगों यानी कि ऑडियो सिग्नल को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है, जिसे साउंड कार्ड द्वारा डिजिटल संकेतों में बदला जाता है। माइक का प्रयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आवाज़ रिकॉर्ड करने, ऑडियो फाइल तैयार करने तथा इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑडियो फाइल रिकॉर्ड या एडिट करने के लिए हम लोग ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इसको देखते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम को। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। ठीक है, यानी जो भी डाटा हमको कंप्यूटर में डालना रहता है उसको हम लोग अपने मुंह से बोल के फिर ये ध्वनि तरंग उसमें डाला जा सकता है। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है तथा उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है। इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में इसका प्रयोग सीमित है, पर भविष्य में इसके विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन जो है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में एक माइक्रोफोन, ठीक है, आवाज़ को रिकॉर्ड करता है
तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पहले से ही स्टोर किए गए आवाज़ के नमूने से मिलाकर इसे टेक्स्ट या कमांड में बदलता है। चलिए हमारा अगला टॉपिक कह रहा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज, ठीक है, बिटमैप इमेज के रूप में होता है। इसे हम चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं पर टेक्स्ट के रूप में नहीं। ठीक है, OCR स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसे कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। इसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तथा OCR सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड है जिसमें एक चिप या चुंबकीय पट्टी, जिसको हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रिप भी बोलते हैं, लगा होता है। ठीक है, इस चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर किया जाता है जिसे कंप्यूटर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा व प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, बैंकों में ATM के साथ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है डिजिटाइजिंग। ठीक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट। तो यह एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से मैप, रेखाचित्र तथा स्केच आदि को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है। बाद में इसे एडिट और प्रिंट भी किया जा सकता है। ठीक है, डिजिटाइजिंग टैबलेट में एक स्क्रीन तथा एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेन की सहायता से स्क्रीन पर सेंसर इसे डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में किया जा रहा है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस एक विद्युत यांत्रिक युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर, ठीक है, प्रस्तुत करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डाटा या परिणाम को देख सकते हैं या उसका प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर तथा प्रिंटर सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी के बारे में जानते हैं। आउटपुट डिवाइस, तो कंप्यूटर आउटपुट को दो भागों में बांटा जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट तथा हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, दो तरह के भागों में बांटा जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट तथा हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के बारे में। तो यह एक अस्थायी आउटपुट है जिसे हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप में होता है जिसे हम कंप्यूटर तथा उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ व देख नहीं सकते। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है तथा नेटवर्क पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसमें कागज़ तथा स्याही की बचत होती है। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है हार्ड कॉपी आउटपुट। ठीक है, तो यह कागज़ पर प्रस्तुत अस्थायी परिणाम है जिसे हम छू सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी देखा व पढ़ा जा सकता है। इसमें परिवर्तन करना भी आसान होता है। प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये सभी आउटपुट के उदाहरण हैं। इन सभी को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और इन सभी को नोट कर लेंगे। आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट, प्रिंटर, प्लॉटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये जो भी हैं इन सभी को आप लोग अच्छे से नोट करके समझ लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ जो है आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस जो है हमारे मॉनिटर या वीडियो, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है हमारे आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए हम लोग अब मॉनिटर के बारे में जानते हैं। जो मॉनिटर क्या होता है या वीडियो, तो यह सॉफ्ट कॉपी
ठीक है, प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या आप जानते हैं लेजर एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है। कंप्यूटर में लेजर बीम का उपयोग ऑप्टिकल डिस्क, बारकोड रीडर, लेजर प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिकल संचार आदि में किया जा रहा है। लेजर का आविष्कार थियोड मेमैन ने 1960 में किया था। जी हाँ, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जो लेजर का आविष्कार जो है किसने किया था, तो उसका आविष्कार जो है थियोडर मेमैन ने कब किया था, 1960 में किया था। ठीक है, चलिए मॉनिटर का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं जो किस तरह से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। तो डिस्प्ले किए गए रंग यानी कलर के आधार पर मॉनिटर के 3 भाग हो सकते हैं। ठीक है, पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर। ठीक है, तो यह मॉनिटर 2 रंग में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मॉनिटर के पृष्ठभूमि में एक रंग होता है जबकि सामने दिखने वाला ऑब्जेक्ट का रंग दूसरा होता है। ठीक है, ये हमारा है दूसरा जो है वह है ग्रे स्केल मॉनिटर। यह मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक रूप है जिसमें काले और सफ़ेद यानी ब्लैक और वाइट रंगों के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा जो है वह है कलर मॉनिटर। इसमें 3 मूल रंग लाल, हरा और नीला, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है तथा इसके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। इसे RGB, ठीक है, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू मॉनिटर भी कहा जाता है। यह 16, 32 और 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए तकनीकी के आधार पर जो है मॉनिटर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कैथोड किरण ट्यूब, जिसको हम लोग CRT भी बोलते हैं। ठीक है, कैथोड किरण ट्यूब मॉनिटर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। ठीक है, हमारा दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, जिसको हम लोग LCD भी बोलते हैं। तो इसमें 2 तारों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसमें वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में होता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर आदि में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए LED मॉनिटर के बारे में जानते हैं हम लोग। तो इस प्रकार के मॉनिटर में OLED यानी कि ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती है। इसका रेजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। यह LCD मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। ठीक है, यही हमारा LED मॉनिटर है। ठीक है, ये जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है यही हमारा LED मॉनिटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मॉनिटर की गुणवत्ता। ठीक है, यानी क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। तो किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर मापा जाता है। ठीक है, किसी पहला जो है उसका पिक्सल पे मापा जाता है। तो मॉनिटर पर दिखाए जाने वाले हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है जिसे डॉट या पिक्सेल कहते हैं। ये डॉट जितने नज़दीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा होगा। इसे डॉट पर इंच DPI में मापा जाता है जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या बताता है। ठीक है, रिजोल्यूशन। यह मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज यानी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सेल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने से चित्र साफ यानी कि क्लियर और चमकीला यानी कि शार्प दिखता है। ठीक है, 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 224 × 768 पिक्सल हो सकता है। ठीक है, पिक्सल के बारे में हम लोग आगे भी और जानेंगे। चलिए हमारा अगला जो है वह है रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। ठीक है, इसे हर्ट्ज HZ में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता जो है वह
बढ़ती है रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, ठीक है। चलिए कुछ रोचक तथ्य को जानते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर का आकार मॉनिटर के विकर्ण यानी कि डायगोनल की लंबाई के आधार पर मापा जाता है। इसे सामान्यतः इंच में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार 12 इंच लंबे तथा 9 इंच मोटे चौड़े मॉनिटर का आकार 15 इंच होगा, ठीक है। चलिए प्रिंटर के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज़ पर उतारता है। यह हार्ड कॉपी या अस्थायी प्रति प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, रेखा चित्र तथा यानी कि ग्राफिक और इमेज का पेपर आउटपुट प्राप्त करने में किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजोल्यूशन से जानी जाती है। यह एक वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है, जिसे DPI डॉट पर इंच भी कहते हैं। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है। प्रिंटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, ठीक है। प्रिंट क्षमता के अनुसार, प्रिंट करने के तरीके के अनुसार, ठीक है। तो प्रिंट का वर्गीकरण जो है 2 तरीक़ों से किया गया है, प्रिंट की क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रिंट क्षमता के अनुसार जो है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है। और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर या इंकजेट या लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है। चलिए कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में जानते हैं। यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर लेता है, ठीक है। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर लेता है। लाइन प्रिंटर जो होता है, यह प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है, अतः इसकी प्रिंट करने की गति बहुत तेज़ 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है, ठीक है। पेज प्रिंटर, ठीक है। तो यह प्रिंटर एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करता है, ठीक है। चलिए इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम लोग जानते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? तो यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो रिबन के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये जो हमारा है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। यह एक धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में कैरेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है। एक बार में कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंटेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती है, ठीक है। डॉट की सहायता से ग्राफ और रेखा चित्र भी उकरे जा सकते हैं। इनका प्रारंभिक मूल्य और प्रति कॉपी खर्च कम होता है, परंतु प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? तो इसमें रिबन नहीं रहता तथा विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है तथा ये शोर भी कम करते हैं। इनमें काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें टेक्स्ट, रेखा चित्र या चित्र किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए थर्मल प्रिंटर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो थर्मल प्रिंटर क्या होता है? तो यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज़ का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है पर खर्च अधिक आता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर के बारे में हम लोग जानेंगे अभी।
जो इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, हमारा ये जो प्रिंटर है वह इंकजेट प्रिंटर है। चलिए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसकी स्याही में बॉटल यानी कि कार्टेज रखी जाती है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज़ पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है, जिससे मनचाहे कैरेक्टर की आकृतियां प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसका आरंभिक लागत कम है पर प्रति कॉपी खर्च अपेक्षाकृत अधिक है। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाला प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर ही होता है। ठीक है, और इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्याही बोतल यानी इंक कार्टेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए लेज़र जेट प्रिंटर के बारे में हम लोग जानते हैं। जो लेज़र जेट प्रिंटर होता क्या है। ठीक है, तो हमारा ये जो है वह लेज़र जेट प्रिंटर है। ठीक है, यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम, ठीक है, तथा आवेशित स्याही टोनर, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। लेज़र बीम में प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है। तत्पश्चात टोनर जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज़ पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, एक रबर ब्लेड की सहायता से ड्रम की सतह पर चिपके टोनर के कणों को साफ किया जाता है और ड्रम अगले प्रिंट के लिए तैयार होता है। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। ठीक है, चलिए लेज़र जेट प्रिंटर जो है, लेज़र प्रिंटर की गुणवत्ता जो है अच्छी होती है। ठीक है, यह एक खर्चीला उपकरण है पर इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए क्या आप जानते हैं रंगीन इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर में दो स्याही की बोतल यानी कि कार्टेज प्रयोग की जाती है, काला और रंगीन। ठीक है, रंगीन स्याही बोतल में 3 मूल रंग लाल, नीला और पीला, रेड, ब्लू और येलो होता है, जिसका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है, टॉपिक है, वह है प्लॉटर। तो यह प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, ठीक है, कैड, कैम, ठीक है, आदि में किया जाता है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, आदि में प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए स्पीकर के बारे में हम लोग जानते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करती है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा स्पीकर होता है जिसे बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं। मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए स्पीकर को एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक एम्पलीफायर तथा आवाज़ घटाने बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोलर नॉब होता है। ठीक है, स्पीकर को 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। स्टूडियो साउंड कार्ड साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान 2 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हेडफोन के बारे में हम लोग जानते हैं। हेडफोन अभी बहुत लोग यूज भी करते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, जिसे हम लोग कान में लगा के बात करते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले 2 छोटे स्पीकर हैं जिन्हें कान के काफ़ी पास लगाकर रखा जाता है, अतः इन्हें ईयरफोन भी कहा जाता है।
इसका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट करने में किया जाता है। आजकल हेडफोन तथा माइक दोनों एक ही उपकरण में बने होते हैं, जिसका उपयोग आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस दोनों के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे स्क्रीन प्रोजेक्टर। ठीक है, तो स्क्रीन प्रोजेक्टर क्या कह रहा है, तो यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों तथा सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है ताकि इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, जिसमें आवाज़, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के दौरान या मनोरंजन के लिए एक बड़े समूह को कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आवाज़ प्रतिक्रिया, ठीक है, यानी वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो इसकी सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए पहला जो है वह है आवाज़ पुनरुत्थान, वॉइस रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए आवाज़ को डिजिटल डाटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसमें से उपयुक्त आउटपुट का चयन कर उसे साउंड कार्ड तथा स्पीकर द्वारा ध्वनि आउटपुट पैदा किया जाता है। ठीक है, स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, चलिए इसे जानते हैं। इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज़ में बदला जाता है तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जा सकता है। वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए माइक्रोफोन, स्पीकर, हेडफोन, साउंड कार्ड तथा संबंधित सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन उपयोग दृष्टिबाधितों तक सूचना पहुंचाने में किया जाता है या किया जा रहा है। वीडियो गेम, अलार्म घड़ी, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वह है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, तो मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाने वाला डाटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल VDT कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा व निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। यूजर द्वारा टर्मिनल के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है, पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान है जहां संचार माध्यम का अंत हो जाता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हमारा पहला जो है वह है डंब टर्मिनल। ऐसे टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं है। यह प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के लिए मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर रहता है। ठीक है, स्मार्ट टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती। तीसरा है इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, तो ऐसे टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता CPU, माइक्रो प्रोसेसर तथा स्टोरेज क्षमता मेमोरी दोनों होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर को इनपुट, आउटपुट तथा अन्य पेरिफेरल डिवाइस के साथ जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर स्थान बने होते हैं, जिन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग सीरियल पोर्ट के बारे में जानते हैं। मदरबोर्ड पर बने इस पोर्ट द्वारा एक बार में 1 बिट डाटा का स्थानांतरण किया जाता है। इसे सीरियल डाटा स्थानांतरण कहते हैं। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति धीमी होती है। सीरियल पोर्ट RS-232 मानकों पर आधारित होते हैं। सीरियल पोर्ट का प्रयोग कर मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए पैरेलल पोर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। पैरेलल पोर्ट की गति तीव्र होती है।
इसे उन डिवाइस को जोड़ा जाता है जिनमें डाटा स्थानांतरण के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है, अतः इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है यूएसबी पोर्ट, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूएसबी पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। यूएसबी पोर्ट को सीरियल तथा पैरेलल पोर्ट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है, ठीक है। चलिए कुछ रोचक तथ्य को जान लेते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम लोग यूएसबी बोलते हैं, उसके विकास में भारतीय मूल के श्री अजय भट्ट का जो है बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है जो, ठीक है, यूएसबी के विकास में किस भारतीय का योगदान है, तो श्री अजय भट्ट का, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए हमारा अगला जो है टॉपिक वह है SCSI पोर्ट, ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है SCSI का, ठीक है। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो यह मदरबोर्ड पर बना इंटरनल बस पोर्ट है जो हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव, स्कैनर आदि को कंप्यूटर से जोड़ता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला जो है वह है फायर वायर, ठीक है। तो फायर वायर के बारे में जानते हैं हम लोग। फायर वायर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ठीक है, IEEE के मानक 1994 का अनुपालन करने वाला पोर्ट है, ठीक है, जो उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव, वीडियो कैमरा आदि अनेक उपकरणों को फायर वायर के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमारा अगला चैप्टर जो रहेगा वह रहेगा मेमोरी से, ठीक है। देखेंगे मेमोरी से किस तरह के टॉपिक से आप लोग के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग अपने अगले वीडियो में जो है मेमोरी चैप्टर से प्रश्न देखेंगे, जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और फिर उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो चैप्टर था इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।